जो कॉल सेंटर्स स्कैम कर रहे हैं वो दो तरह के हैं। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी बताते हैं और आपसे ट्रांजैक्शंस करवाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे से रिलेटेड जो कॉल सेंटर स्कैम करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट कस्टमर को बताया, उससे पैसे लिए लेकिन वो डिलीवर नहीं किया। एक 100 सीट वाले कॉल सेंटर से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? हर बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो अपनी फील्ड के लोगों से खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है, तो ये कंपैरिजन अपने माइंड से आप निकाल दें। यू हैव टू डू योर ओन थिंग्स। कॉल सेंटर में एक अच्छी टीम बनाने के पीछे कोई राज है? अच्छी टीम अच्छा पैसा डिमांड करती है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप लोगों को अच्छा पे कर सकते हैं, सही, बहुत पोटेंशियल है। क्या आपके बिजनेस में भी मिडिल मैन होते हैं, जैसा कि कुछ एक ऐसा बंदा जो कि बैठा हो, जो वहाँ से बिजनेस ले रहा हो, आपको दे रहा हो, बस उसका यही रोल हो कि वो एक मिडिल मैन है? देयर वर 6 months कि जब मेरा बिजनेस बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, ठीक है, आई वाज इवन क्राइंग इन माय ऑफिस। नाइट शिफ्ट में रोते हुए भी गुजारता था। जी औरंगजेब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुस्फिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप कैसे हैं? ठीक हैं? बेहतरीन। कैसा चल रहा है आपका कॉल सेंटर? अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग फाइन। कैसे ख्याल आया था? मुझे याद है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, एक डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट चीज़ें, और फिर एक कॉल सेंटर की दुनिया जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, उसमें आने का कहाँ से, कब और कैसे ख्याल आया? वेल इट्स अ लॉन्ग स्टोरी लेकिन शॉर्ट में ऑब्वियसली आपको बताता हूँ। बेसिकली यू नो वेरी वेल कि मैंने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था। तो फर्स्ट 2 years तो लाइक हॉर्टिकल्चर और सॉइल साइंस ऑल दीज थिंग्स, तो मेरा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था मेरे। सही है। तो आई वाज नॉट फीलिंग वेरी गुड इन दैट डिग्री। तो सडनली उन 2 years के अंदर एक सब्जेक्ट होता था इकोनॉमिक्स का। तो आई थॉट कि यार इकोनॉमिक्स इज़ अ डिफरेंट फील्ड। लाइक अगर आप लाइक क्रॉप से और लाइक यू नो प्लांट से, इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, और तो इकोनॉमिक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दैन ऑब्वियसली आई चोज़ इकोनॉमिक्स और फिर उसी में आगे मैंने डिग्री कंप्लीट की। और फिर 6 years ऑब्वियसली मेरी यूनिवर्सिटी की जर्नी रही। तो इन दो 6 years आई लाइक स्टार्टेड माय करियर इन कॉल सेंटर एज वेल। तो 2009 में एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में, एंड देन ऑब्वियसली आई स्टार्टेड माय करियर इन कॉल सेंटर एज वेल। और वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई, और कॉल सेंटर भी साथ साथ करते रहे और इकोनॉमिक्स भी साथ साथ चलती रही। तो 6 साल की तो ये जर्नी कंप्लीट की। आफ्टर दैट जब डिग्री कंप्लीट हुई, और तो कुछ सर्कल ऐसा था फ्रेंड्स का, सबको शौक था कि कुछ काम अपना होना चाहिए। सही सही। तो शुरू से एक दिमाग में लाइक बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ चलती थी मेरे कि आई नीड टू स्टार्ट माई ओन वर्क, रदर आई गो फॉर अ जॉब और समथिंग लाइक दैट। क्योंकि फॉर द 6 years मैंने ऑलरेडी जॉब कर ली हुई थी इन डिफरेंट कॉल सेंटर्स में। तो देन आई थॉट कि लेकिन आई वाज स्केर्ड बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे काम स्टार्ट करने के लिए। तो आई वाज बिट स्केर्ड एज वेल कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देयर वाज सो मेनी थिंग्स दैट वाज यू नो देयर वाज दोज वर गोइंग इन माय माइंड। तो देन आई टुक द रिस्क, और एक मेरे दोस्त होते थे, वी स्टार्टेड दिस बिजनेस। और वो 1.5 year मेरी उनके साथ जर्नी रही, लेकिन आफ्टर दैट फॉर सम रीज़न हमने वो स्टॉप किया। उसके बाद फिर एक और स्टार्ट लिया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग फाइन। कॉल सेंटर शुरू करने के लिए कितने कोई डॉलर्स चाहिए होते हैं, कितने पैसे चाहिए होते हैं? एट दैट टाइम सिनेरियो वाज डिफरेंट, कुछ अमाउंट होगी, लेकिन आजकल अगर कोई कॉल सेंटर शुरू करना चाहता है तो मिनिमम कितने पैसों से शुरू किया जा सकता है? बेसिकली देखें, मेरे अपने सर्कल में देयर आर लाइक मैनी पीपल दे डोंट नो एक्चुअली कि क्या इन्वेस्टमेंट थी मेरी और कितने पैसों से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन मैं इट्स ट्रूली टू बी ऑनेस्ट विद यू, दोज वर लाइक 1 lakh and around 10,000, दैट्स इट। तो देयर वर 5 systems दैट आई परचेज, और 15,000 रेंट पे एक छोटी सी जगह ली थी। आई स्टार्टेड, मेरे बहुत ही प्यारे भाई मेरे साथ थे, और हम दोनों ने स्टार्ट किया काम। एंड देन इस जर्नी को स्टार्ट किया। एक मैं था और वो थे, साथ में एक और मोहल्ले का एक छोटा सा बच्चा था 9th का, उनको साथ में लाया। तो सब बैठ गए। देन 1-2 इंटरव्यू किए और उनको भी साथ मिला लिया। तो ये 4-5 लोगों से मैंने इस तरह से काम स्टार्ट किया था, और थोड़ा हार्ड वर्क किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इट्स गोइंग वेल नाउ।
कॉल सेंटर के बारे में कहा जाता है कि ये भाई जो बंदा अंग्रेजी बोल सकता है ना, ये उसी का काम है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है वही अच्छा जो है वो CSR जो आपका होता है या एजेंट होता है वही बन सकता है। तो इसके पीछे कितनी हकीकत है? देखें, ये हकीकत तो है। लाइक अगर आप कॉल सेंटर में काम करना चाहते हैं तो बेसिकली कॉल सेंटर में काम करने के लिए आपको थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको एक्सपर्ट अगर आप नहीं भी हैं तो भी आप काम कर सकते हैं, सही है। बट यू शुड नो द बेसिक्स रिगार्डिंग द इंग्लिश। आपको थोड़ा सा बोलना आना चाहिए, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर होंगी तो लाइक यू विल ग्रो, ठीक है। आपके पास चांसेस हैं कि आप कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, उसमें अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, देन यू अंडरस्टैंड थिंग्स वेल। लेकिन एक फ़र्क होता है, इंग्लिश का काम है ये, ऑब्वियसली इंग्लिश में ही काम होता है। आपने USA में काम करना है, आपने UK में काम करना है, आपने कनाडा में काम करना है, तो यू हैव टू स्पीक ऑब्वियसली। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी तो इंग्लिश आनी चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ इम्प्रूव कर दिया है। तो उसमें ये होता है कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी आती तो समहाउ वो लोग भी कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं एज अ जॉब होल्डर, ठीक है। ऑब्वियसली दे कैन नॉट रन द बिग बिजनेस विदाउट having bad communication skills, you can say, or without having good communication skills. तो थोड़ा सा अगर आपके पास बैड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आप एक बिजनेस रन करने चाह रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो बाकी ये है कि इंग्लिश मैटर करती है, नो डाउट। मेरे ओपिनियन में इंग्लिश बहुत मैटर करती है। पर क्या ये बिजनेस जो है वो घर बैठे भी शुरू किया जा सकता है कि लाइक एक बंदे को हुआ यार मैंने ये बिजनेस करना है और उसने शुरू कर दिया? मसूद भाई देखें, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं इस क्वेश्चन के आंसर में भी। मेरे ओपिनियन की वजह से कल कोई घर बैठ के स्टार्ट कर देगा और फेल हो जाएगा नहीं तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल। लेकिन घर बैठ के भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप रेंट की ही जगह लें, लेकिन कॉल सेंटर को एक प्रॉपर वे में अगर आपने स्टार्ट करना है तो देन ऑब्वियसली यू शुड स्टार्ट विद द बेसिक्स बिजनेस थिंग्स। जो भी बिजनेस की एक बेसिक है वो आपको डील करनी पड़ती है, उसका सिनेरियो आपको अडॉप्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप बिजनेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे आप काम करना चाहते हैं फॉर एनी क्लाइंट तो आप घर बैठ के कर सकते हैं, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट थिंग। और लोग कर भी रहे हैं, घर बैठ के भी काम कर रहे हैं और बाइक की कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। कॉल सेंटर बेसिकली देखें पाकिस्तान में तो थोड़ा कॉन्सेप्ट भी चेंज रहा है कॉल सेंटर का फॉर द पास्ट डिकेड और फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स। तो लोग क्या सोचते हैं लाइक यूफोन, वारिद और टेलीनॉर कि शायद ये कॉल सेंटर्स हैं, पाकिस्तान में नहीं। बेसिकली जिस इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ ये नाइट शिफ्ट की जॉब है। नाइट शिफ्ट में हम रन करते हैं इन कॉल सेंटर्स को एंड वी वर्क फॉर दी अमेरिकन्स। और अगर आप टाइम जोन का जो डिफरेंस है इसकी वजह से आपको यहाँ पे नाइट शिफ्ट काम करना पड़ता है। और पहले तो कॉन्सेप्ट ये था कि रात का काम है तो काम ही अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा आप पे भी बहुत पढ़ रहे थे। आई हर्ड आए दिन जो है वो बताया जाता है कि जी फ्रॉड करते हुए या कुछ ऐसी। देखिए, फ्रॉड जो कॉल सेंटर्स स्कैम कर रहे हैं वो 2 तरह के हैं। सही। मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो मेरा अपना नॉलेज है, मेरा अपना ओपिनियन है। एक तो ये पाकिस्तान में स्कैम हो रहा है, आपको कॉल्स आती हैं, आपको भी आती होंगी, मुझे भी आई हैं, बैंकिंग से कॉल आती हैं, वो भी कॉल सेंटर ही कहलाते हैं, उन्होंने कॉल सेंटर बनाया होता है एंड दे ऑब्वियसली ट्रेंड तो हो रहे हो, हाँ स्कैम। तो वो स्कैमिंग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी बताते हैं और आपसे ट्रांजैक्शंस करवाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये कॉल सेंटर हो गया। अभी हमारे से रिलेटेड जो कॉल सेंटर स्कैम करते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग जो काम कर रहे हैं उस स्कैम करने से बहुत दूर की चीज़ है, ठीक है। उसमें स्कैम ऐसे होता है कि आपने प्रोडक्ट कस्टमर को बताया, उससे पैसे लिए लेकिन वो डिलीवर नहीं किया, ठीक है। जैसे आम हर नॉर्मल बिजनेस में स्कैम होता है। तो मोस्टली स्कैमिंग जो है ना वो कॉल सेंटर्स के अंदर अब तो नहीं होती, ठीक है। काफ़ी अरसे से जो स्कैमिंग चल रही है वो यही कॉल सेंटर हैं जो पाकिस्तान में बने हुए हैं और पाकिस्तानियों के साथ स्कैम हो रहा है, लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। वो बैंक से कॉल आ गई, ईजी पैसा ऐप से कॉल आ गई, जैज़ कैश की कॉल आ गई, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के स्कैम हो रहे हैं और इस तरह के कॉल सेंटर्स के ऊपर छापे भी मारे गए और उनको बंद भी किया गया। कॉल सेंटर बनाने की जब सोचते हैं तो पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो ये आता है कि भाई क्लाइंट कहाँ से आएगा। तो आपके पास पहला क्लाइंट कहाँ से आया था, पहला क्लाइंट कैसे मिला था, उसके पीछे क्या स्टोरी है? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरी इंडस्ट्री के लोग मुझे सुनेंगे तो शायद बिलीव भी ना करें,
लेकिन आई वॉज यूजिंग ओनली स्काइप एट दैट टाइम। ठीक है। तो स्काइप पे आप नेम से सर्च करते हैं, यूएसए के नेम्स मुझे पता थे, और काफ़ी लोगों के नेम्स ऑब्वियसली मैंने डायल किया हुआ था 6 साल, तो मुझे नेम्स तो आते थे। तो आई स्टार्टेड सर्चिंग नेम्स ऑन स्काइप एंड सेंडिंग देम रिक्वेस्ट रैंडमली। तो काफ़ी मैंने किया, तो लकली कोई मेरे ख्याल से 30-35 लोगों को, शायद अराउंड 30-35 लोगों को मैंने पिंग किया था रिक्वेस्ट का। सही है। तो वन ऑफ देम वाज अ क्लाइंट। अच्छा। ठीक है, ही वाज लाइक डीलिंग विद दिस इंडस्ट्री। तो लकली आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट फ्रॉम देयर। तो नाम भी मैं उनका बता देता हूँ, बहुत ही अच्छे क्लाइंट हैं। आई वर्क विद हिम लाइक 3.5 years एटलीस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्लाइंट थे स्टीव प्रिचर्ड नाम था उनका। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा अभी, आप तो स्काइप वैसे भी टीम्स में शिफ्ट हो गया, आप जो है वो सर्चिंग करके स्काइप से नहीं निकाल सकते। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स नाउ, अपवर्क है, फाइवर्स है, देन लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टा है। आप ब्रांडिंग करते हैं अपने बिजनेस की, एंड देन यू कैन गेट क्लाइंट फ्रॉम देयर, और देयर आर लॉट ऑफ क्लाइंट्स। ठीक है, आपको मिल जाते हैं क्लाइंट, बट यू हैव टू सर्च इट। कॉल इंडस्ट्री को बाकी बिजनेसेस जैसे पाकिस्तान में चल रहे हैं, हर बिजनेसेस के लिए चैलेंजेस हैं। तो ये जो आपकी इंडस्ट्री है, आपकी जो फर्म, पाकिस्तान में इनको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं? कुछ फ़ायदे भी होंगे, ज़ाहिर बात है, जैसे कि आपको एजेंट्स कम पैसों में मिल जाते होंगे या इस तरह की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे, तो वो क्या है? बेसिकली जो सबसे मेन प्रॉब्लम इस वक्त इस्टेब्लिश कॉल सेंटर्स को और ग्रोइंग वन को, ग्रोइंग वन तो ऑब्वियसली स्ट्रगल कर ही रहे हैं उस चीज़ में। जो मेरा ओपिनियन है, आपको टीम स्ट्रॉन्ग अच्छी नहीं मिलती। लाइक वेल स्पोकन पीपल बहुत कम है पाकिस्तान में, होंगे लेकिन इस कॉल सेंटर इंडस्ट्री में नाइट शिफ्ट में वो काम करने के लिए एग्री नहीं होते। अब देखें फॉर एग्जांपल, वेल स्पोकन लोग कौन होते हैं? वो एजुकेटेड लोग होते हैं, एमएससी ऑनर्स किया है, किसी ने मास्टर किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, तो वो कॉल सेंटर में क्यों नाइट शिफ्ट में जॉब करेंगे? दे थिंक दैट वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ इयर्स इन अवर एजुकेशन, तो व्हाई वुड वी शुड डू समथिंग डिफरेंट? यस, वी शुड डू समथिंग डिफरेंट। और हमें वो प्रेफर करते हैं कि हमें अपनी फील्ड की, हालांकि उनकी फील्ड में और कॉल सेंटर की फील्ड में देयर इज हेल ऑफ डिफरेंस, और हेल ऑफ डिफरेंस रिगार्डिंग द अर्निंग एज वेल। अगर मास्टर डिग्री वाला बंदा कॉल सेंटर में आकर 2 साल लगाता है, तो वो इतने पैसे कमा सकता है कि वो अपनी डिग्री में 10 साल काम करने के बाद भी नहीं अर्न कर सकता। जॉब की बात कर रहा हूँ आपको, नॉट बिजनेस। तो अगर तो वो अपनी फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस तो आपको पता है वो फिर कोई भी अच्छा अगर रन कर लेता है तो उसकी इनकम आप काउंट नहीं कर सकते। तो जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, मैं अगर इकोनॉमिक्स की डिग्री करके 25-30 हज़ार से स्टार्ट करता, बिल्कुल ऐसा, और इन्हीं लास्ट 8 या 10 ईयर्स के बाद आज मैक्सिमम 60-70 या 80,000 1 लाख पे चला जाता, 1.5 लाख पे चला जाता। तो लेकिन मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं होता कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहता हूँ वो ले सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। शायद ऐसी सिचुएशन में मैं जॉब के साथ नहीं हूँ, नहीं, और इतनी जॉब करके इतनी इनकम के साथ 4 बच्चों के साथ इस दौर के अंदर, देखें इट्स अ ट्रू थिंग। ठीक है, एक हकीकत है ये, आप गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, एक अच्छी लाइफ गुजारना मुश्किल होता है। गुजारा तो लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो गुजारा तो हो जाता है। यू कैन ऑब्वियसली स्पेंड योर टाइम विद योर फैमिली, जो मर्जी आपने पूरा करना है, लेकिन यह है कि एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तो आपको बिजनेस करना चाहिए। इसके अलावा ये जो शार्प वगैरह केबल्स को कट कर जाती है, हर आए दिन पाकिस्तान में जो इंटरनेट इश्यूज हो रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, ये आपके बिजनेस को किस तरह इफेक्ट कर रहे होते हैं? देखिए कम होता है इफेक्ट इससे, क्योंकि इट ऑलवेज कम्स लाइक इन वंस इन अ ब्लू मून। ऐसा नहीं होता कि आए दिन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ भी इफेक्ट करती है। कॉल सेंटर में देखें फॉर एग्जांपल, इफ़ समवन इज़ वर्किंग विद 200 पीपल, ठीक है, तो 200 लोगों की पर डे की वेजेस आप अगर काउंट करेंगे तो इट्स ऑब्वियसली ह्यूज थिंग। ठीक है, तो अगर एक दिन काम नहीं होता, प्लस ये कि आपके क्लाइंट को काम चाहिए, उसने भी वहाँ पे एक टीम बिठाई हुई है, वो उनको पे कर रहा है यूएसए में, आपकी कॉल्स वो रिसीव कर रहा है, ठीक है, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है। तो ये इट्स नॉट कि हमारा एक डे वेस्ट हो जाता है, हमारे क्लाइंट का भी डे वेस्ट हो जाता है। उसका जो टारगेट होता है, नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो भी ड्रॉप डाउन हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली इट इफेक्ट्स, लेकिन ये कभी कभी इशू आता है, इट्स नॉट लाइक दैट। इसको आप कवर कर सकते हैं, यू हैव 2 लाइन्स ऑफ द इंटरनेट, ठीक है, आपके 2 अलग कनेक्शंस हैं,
3 कनेक्शंस हैं तो यू कैन स्विच योर इंटरनेट विद समवन एल्स। अगर बहुत मेजर इशू आ गया कि पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट चला गया, वो कभी-कभी आता है, इतना उसमें इशू नहीं होता। जिस तरह आपकी बात से मैं समझूं कि एक कॉल सेंटर यहाँ पे है जो प्राइमरी कन्वर्सेशन कर रहा है, इनिशियल कन्वर्सेशन पे है। एक कॉल सेंटर किसी कंट्री में है जिसको आप मैच्योर क्लाइंट्स या मैच्योर डील्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं और फिर उसके आगे उसकी सेल्स जा रही हैं। तो ये सिस्टम ऐसे चल रहा होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें, इसको नॉर्मल एग्जांपल में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यूएसए में हैं, बिल्कुल, आपकी एक कंपनी है, आपका एक प्रोडक्ट है, बिल्कुल है। ठीक है। उस प्रोडक्ट की आपने एडवर्टाइजमेंट बेसिकली करनी, सही हो गया। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में बेस्ट वे क्या है कि आप लोगों को कॉलिंग करवाते हैं और अपने प्रोडक्ट का उनको नॉलेज डिलीवर करवाते हैं, और वो आप ऑफशोर से करवा रहे हैं। बिकॉज अगर आप वो ऑनशोर से करवाएंगे, आपकी यूएसए में कंपनी है और आप यूएसए में लोग हायर करेंगे इनिशियल कॉल डिलीवर करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। तो वो लोग जो क्लाइंट्स हैं वो ऑफशोर को ये काम दे देते हैं कि आप लोग इनिशियल कॉल जनरेट करें। यू हैव टू फाइंड दोज कस्टमर्स हु एक्चुअली रियली इंटरेस्टेड इन अवर प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड फाइंड दोज कस्टमर्स, ask their information, first name, last name, address, and all those information, and send those information to us. If the customer is interested, we will deliver the product to them, and जो भी commission है, we'll obviously give you the commission for that specific customer who is actually really interested with the in our product. So basically, this is actually the theme behind that. तो क्लाइंट के साथ आपके कुछ टारगेट्स चल रहे होते हैं, कॉल बेस होता है, मैच्योर डिलीवरी बेस कमीशंस होते हैं, कैसे पेमेंट्स के क्या प्रोसीजर्स होते हैं? अच्छा, उसमें ये होता है कि इट ऑलवेज डिपेंड्स कि आपकी क्लाइंट के साथ डील क्या हुई हुई है, ठीक है। अगर तो डील है कि यू हैव टू डिलीवर द 50 एवरी डे, 50 कस्टमर्स लाइक एवरी डे, सही। तो वो आपका टारगेट है। अगर आप कॉल करेंगे तब 50 आएगा? इट डिपेंड्स, हाँ। इट डिपेंड्स कि आप कितनी कॉल्स करते हैं और क्या। देखिए, क्लाइंट को टोटल कॉल्स में इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। ही ओनली नीड्स दोज कस्टमर्स जो उनके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं और स्विच करना चाहते हैं उनके साथ, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट किस्म के होते हैं, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। लेकिन जो क्वेश्चन आपने किया है उससे रिलेटेड ये है कि पेमेंट्स वगैरह का ये होता है कि आप देखें, आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है, बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, यू ऑब्वियसली डिलीवर योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन टू देम, और वो आपको ऑन टाइम पे कर देते हैं जो भी आपकी उनके साथ डील हुई होती है, वट एवर कमीशन यू आर अर्निंग फ्रॉम देम, तो आप इजीली जो है वहाँ से अर्न कर लेते हैं। तो बाकी ये है कि कमीशन के मॉड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, ठीक है। कुछ लोग एग्जैक्ट पेमेंट्स के ऊपर काम करते हैं स्पेसिफिक, कुछ रेफ शेयर पे काम करते हैं, ठीक है। देयर आर सम डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। वो जब इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं तो दे नो के किस किस्म के मेथड्स हैं जो दे कैन अडॉप्ट और दे कैन गेट द पेमेंट्स। ऐसी कौन वो सी क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि ऐसी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए जो है उनको ज़रूरत पड़ रही होती है कि यहाँ बेसिकली देखें, यूएसए में बहुत बड़ी मार्केट है, टेली मार्केटिंग की बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल है। तो कुछ बड़ी जो मेन पिलर हैं उनके, या जो मेन प्रोजेक्ट्स, मेन कैंपेन्स हैं जो डायल कर रहे हैं लोग यहाँ पे, जिनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनमें से एक इंश्योरेंस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, इंश्योरेंस में हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको डील कर रहे हैं लोग, ठीक है। उसमें फाइनल एक्सपेंस इंश्योरेंस भी आ जाती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाती है, अंडर 65 ओवर 65 पीपल की इंश्योरेंस। बाकी होम इम्प्रूवमेंट की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसमें आप किचन रिमॉडलिंग, बाथरूम रिमॉडलिंग, ठीक है, गार्डनिंग, प्लम्बिंग, इवन के मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दैट इंडस्ट्री एज वेल। देन आप एमवीए की तरफ आ जाते हैं, ऑटो पार्ट्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सही है। ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे पाकिस्तान में है, सेम थिंग्स गोज ऑन इन यूएसए। तो आप सर्च करेंगे, आप जिस इंडस्ट्री में आपने खुद काम किया हुआ है कॉल सेंटर के अंदर, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप क्लाइंट को सर्च करें यूएसए में, क्योंकि आपकी उस पर ग्रिप है और आप इजीली उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो आप क्लाइंट जो है वो रिगार्डिंग दीज इंडस्ट्री सर्च कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनली देखूं, हर मुख्तलिफ लोगों की भी आप तो इंडस्ट्री में थॉट्स होंगी कि कॉल सेंटर में जैसे नाइट का जब हम सुनते हैं कि भाई नाइट में काम करना पड़ेगा, तो बहुत से लोग जो है वो आप इससे मुड़ जाते हैं या चेंज मूड हो जाता है, या वो कहते हैं कि यार मतलब नाइट का काम थोड़ा डिफिकल्ट है। 100% ये इशू कॉल सेंटर जो है वो फेस कर रहे हैं। तो आप उसको जो है वो मैनेज कैसे करते हैं? लाइक
बहुत से लोग हैं जो नहीं करना चाह रहे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं। तो फिर वो अपनी रोजमर्रा की लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे होते? देखें, मुझे तो लाइक ऑलमोस्ट इट्स बीन 16 ईयर्स मैं तो नाइट शिफ्ट में जाग रहा हूँ। ठीक है, तो हमने भी बहुत कुछ सुना है कि नाइट शिफ्ट में जागेंगे तो 10 साल ज़िंदगी कम हो जाएगी, 5 साल ज़िंदगी कम हो जाएगी तो ये चीज़ें भी सुनते रहे हैं। लेकिन अब काम ही ऑब्वियसली नाइट शिफ्ट का है और कुदरत का निज़ाम है कि वहाँ पे दिन होता है और यहाँ पे रात होती है, तो हमें काम करना पड़ता है। लेकिन ये बहुत एक चैलेंज है कॉल सेंटर इंडस्ट्री के लिए। मैं अभी आपसे ज़िक्र कर रहा था वर्क फोर्स की, हमें वर्क फोर्स अच्छी नहीं मिलती। उसकी एक ये भी रीज़न है कि लोग नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना चाहते। तो उसकी भी आगे से 2 रीज़न्स हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नाइट शिफ्ट के काम अच्छे नहीं हैं क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री अभी विज़िट ही नहीं की हुई होती, और सेकंड इसमें बहुत बड़ी हिट हमें पड़ती है फीमेल्स काम करने से घबराती हैं और नहीं आती। हमारा माशरा ऐसा है, वो नाइट शिफ्ट में काम नहीं करने देते घर वाले लोग, तो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। और वैसे भी पाकिस्तान में फ़ीमेल्स नाइट शिफ्ट में जॉब बहुत कम करती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही, इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं फ़ीमेल्स भी, लेकिन ज़्यादा हेल्दी आप कह लें 90% जो 90% जो है वो लड़के ही काम कर रहे हैं इसमें। तो बाकी चैलेंजिंग तो है ये। आपको क्या लगता है कि जो कॉल सेंटर ओनर्स हैं, जैसे कि माशाल्लाह आप भी हैं, तो फ्यूचर में क्या वो अपने एजेंट्स को रिप्लेस करने वाले हैं ऑटोबोट्स, एआई या इन चीज़ों से? देखें, ऑलरेडी हो चुका है। सही है, ठीक है, बॉट्स तो मार्केट में इन हो चुके हैं। सही। और पहले, इससे पहले एवाटार भी काफ़ी अरसा चलता रहा है। ठीक है, एवाटार भी लोग चलाते हैं। एवाटार का भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। उसमें ये होता है कि आपको स्पीकिंग अगर नहीं भी आती, इंग्लिश आप बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, तब भी आप कॉल सेंटर में, ऐसे कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं जहाँ पे एवाटार वो ऑफ़र करते हैं आपको। तो बेसिकली एवाटार पे आप रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी कंप्यूटर में आप इंटर कर देते हैं, तो आपने एजेंट को सिखाना होता है कि कस्टमर का आप रिस्पॉन्स सुने और अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स यू जस्ट हैव टू क्लिक द पिच एंड गोज ऑन। इसी तरह से आपने कस्टमर से क्वेश्चनिंग जो है ना 4-5 क्वेश्चंस पूछने एंड देन यू कैन डिलीवर और ट्रांसफर द कॉल। तो बेसिकली वो लोग काम करते थे, लेकिन एवाटार काफ़ी कॉल सेंटर्स के अंदर, अब स्टैब्लिश कॉल सेंटर्स के अंदर बंद हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ बॉट्स। जो एआई ने जो बॉट्स डिलीवर किए हैं, सही। और बाकी चीज़ें काफ़ी मार्केट में आ गई हैं, तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट तो पड़ा है। लेकिन जब भी टेक्नोलॉजी कुछ नया कोई चीज़ लेकर आती है, कुछ नई टेक्नोलॉजी एक इंडस्ट्री में आती है, तो उसके दोनों तरह के इम्पैक्ट होते हैं। सही। ठीक है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो उसकी वजह से बिजनेस भी फ्लॉरिश हुआ, और जब बिजनेस फ्लॉरिश होता है तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा लोगों को पे कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि बॉट्स ही काम करेंगे, कि ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ह्यूमन फोर्स की ज़रूरत रहती है हर टाइम पे, और वो ऐसे ही ह्यूमन फोर्स की ज़रूरत रहती है कि वेल स्पोकन, जो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो बहुत मैटर करते हैं इस इंडस्ट्री में। आपके जो कॉल सेंटर्स होते हैं, इन पर जो लड़के काम कर रहे होते हैं, उनकी नॉर्मल एजुकेशंस क्या होती हैं? देखें, बहुत डिफरेंट किस्म के कॉल सेंटर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। मैट्रिक वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, सही। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले नॉर्मली ऑलमोस्ट हर कॉल सेंटर के अंदर काम करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैंने अपने इस इस एक्सपीरियंस के अंदर फील की है, 16 साल में मैंने जो चीज़ देखी है, वो ये कि देखें, कॉल सेंटर इंडस्ट्री में बच्चा आएगा मिडिल क्लास फैमिली का, मोस्टली 95%, जिनका मुश्किल होता है गुजारा। ठीक है, और पेरेंट्स उन लोगों के लिए थोड़ा सा फील करते हैं जो 9th में, मैट्रिक में, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में अच्छी स्टडी नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे। सब लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर साथ में कर रहे होते हैं, जॉब भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बैचलर भी कर चुके हैं, कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, मास्टर वाले लोग भी हैं। लेकिन मैं आपको एक हैवी जो है ना वो तबका, उसके बारे में बता रहा हूँ। मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते, तो पेरेंट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब इसमें 2 तरह के पेरेंट्स की सोच होती है। एक तो ये है कि उनके पास पैसा है, तो वो कोशिश करते हैं इनको बाहर किसी कंट्री में हम भेज देते हैं, कोई काम लग जाएगा, दिस एंड ऑल दैट। तो सेकेंडली, जिनके पास पैसे भी नहीं होते, वो और ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके लिए ये इंडस्ट्री हेल्प कर रही है। ठीक है, ये इंडस्ट्री भरी पड़ी है इस तरह की स्टोरीज के साथ,
और ऐसे बच्चों के साथ अच्छा। जो पूरी रात जो है ना वो काम करते हैं 25,000 के लिए, 30,000 के लिए, और इस इंडस्ट्री ने उनको गेन किया हुआ है। आप देखें मैट्रिक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का बच्चा अगर डे टाइम में किसी भी ऑफिस में जॉब लेने जाएगा तो वो ऑफिस बॉय भी नहीं रख रहे आजकल। ये तल्ख हकीकत है, पाकिस्तान में वो उसको ऑफिस बॉय नहीं रखते। तो सेकंड ईयर के बच्चे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख इवन के ये आर अर्निंग राइट नाउ इन द कॉल सेंटर्स, ठीक है, और ये वो आराम से अर्न कर रहे हैं। तो इट्स अ ह्यूज थिंग जो ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस करी, और ऐसे बच्चों के लिए जो एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे अपनी, तो वो इतनी ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं और फिर अपना करियर भी बना लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 12, 13, 14 साल से इस इंडस्ट्री में, जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने सेकंड ईयर भी नहीं की हुई, दे आर अर्निंग इन मिलियंस, बहुत अर्न कर रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है ना उनको सपोर्ट करती है, और ये मेरे लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। आई माई सेल्फ जो है ना डेल्ट विद द पेरेंट्स जैसे देखें ट्यूशन में जिस बच्चे को लेके आते हैं पेरेंट्स पढ़ाने के लिए, ऐसे मेरे पास भी लेकर आते हैं कॉल सेंटर के अंदर, खुद आ जाते हैं। बड़ा छोटा सा बच्चा है जी, आपका कॉल सेंटर का माहौल कैसा है, एडॉप्ट हो जाएगा, ये एडजस्ट कर लेगा, काम कर लेगा। तो एजुकेशन क्या है उसकी, मैट्रिक नहीं हुई इससे, मैंने खुद डील की नहीं है ये सारी चीज़ें। तो ये देखें ये इंडस्ट्री उन लोगों को, उन बच्चों को सपोर्ट करती है। तो ऑनर से भी मेरा, और कर रहे हैं ये लोग, मैं तो इस इंडस्ट्री के अंदर अभी आप कह लें कि कुछ भी नहीं हूँ। तो बहुत से मेरे सीनियर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत अच्छे कॉल सेंटर से रन कर रहे हैं, बहुत इस्टेब्लिश कंपनीज हैं उनकी, और माशाल्लाह दे आर हेल्पिंग लॉट ऑफ पीपल। बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं ऐसे बच्चों का, और करना भी चाहिए। मैं भी पूरी यही कोशिश करता हूँ। तो अल्लाह ताला सबको जो है ना इसके अंदर तौफीक दे। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस कॉल सेंटर इंडस्ट्री का। आपकी इंडस्ट्री पे जहाँ पॉजिटिव बातें वहाँ इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं, कहा जाता है कि जी अगर बच्चे से अनपेड लेबर करवानी है, अनपेड मजदूरी करवानी है, तो उसे कॉल सेंटर में जो है वो आप ज्वाइन करवा लें, क्योंकि जो कॉल सेंटर वाले हैं वो कोई 3-4 महीने आपके बच्चों को ट्रेनिंग के नाम पर कॉल्स करवाएंगे, मजदूरी करवाएंगे, फिर कहेंगे नहीं चल सकता है। तो ये किस हद तक ग्राउंड रियलिटी है इसमें? देखें ये बिल्कुल थी लास्ट, आप कह लें बिफोर 10 ईयर्स कह लें, ठीक है, और 8-10 ईयर्स ये था, ठीक है। बहुत से एजेंट से काम करवाया जाता था, और हम भी सुनते थे कि इवन दो कि जब मैंने जॉब स्टार्ट की, तो मैं आपको बता दूं, मैंने जब जॉब स्टार्ट की 2009 में, तो व्हेन आई ज्वाइन द सिस्टम, तो वहाँ पे जो ऑलरेडी जो टीम काम कर रही थी, वो पूरी की पूरी टीम एक दिन पहले छोड़ के चली गई थी कि सैलरीज नहीं मिली यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन मैंने फिर भी वहाँ काम किया, तो और बहुत अरसा काम किया, 3.5 ईयर्स मैंने स्पेंड किया वहाँ पे, हमें हर मंथ सैलरी मिली वहाँ पे, सही। ठीक है। तो ये ट्रेंड चेंज हो गया है। तो देयर आर लॉट ऑफ कॉल सेंटर्स जो बहुत अच्छे एस्टेब्लिश कॉल सेंटर हैं। मैं अब ये सजेशन ही दे सकता हूँ, अगर किसी ने कॉल सेंटर की जॉब करनी है तो वो पहले सर्च करें। सही है। अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देयर आर लॉट ऑफ एड्स गोइंग ऑन कॉल सेंटर के, आप सर्च करें कि विच वन इज द बेस्ट वन, कौन अच्छा पे कर रहा है, ऑन टाइम पे कर रहा है। ये चीजें देखें, पूछना और सर्च करना आपका हक है। अब ये चीजें पूछ के सर्च करके देन यू कैन ज्वाइन देम, सो दैट आप हार्ड वर्क करते हैं, नाइट शिफ्ट्स के अंदर काम करते हैं, तो आपका हक बनता है कि आप अर्निंग भी करें। तो आप कॉल सेंटर्स पे करते हैं, अब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रहा। ऐसा है कि किसी ने नया कॉल सेंटर खोला है, ठीक है, नहीं ओपन कर लिया, उसको आइडिया नहीं था, उसने ओपन कर लिया, टीम रख ली, वो हैंडल नहीं कर पाया, सैलरीज नहीं दे पाया, तो फिर वो जो 10-15 लड़के हैं, दे डिलीवर देयर ओन एक्सपीरियंस विद अदर वन, ठीक है। तो इस तरह से बात थोड़ी सी फैल जाती है, लेकिन एट द मोमेंट ऑलमोस्ट सब कॉल सेंटर्स ऑन टाइम पे कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन भी सैलरी लेट नहीं हुई, लास्ट 8-9 ईयर से ऑन टाइम पे कर रहा हूँ सैलरीज। इवन दो हमारा काम होता है या नहीं होता, ऐसी बाकी सेंटर्स भी करते हैं, दे पे देयर बेसिक सैलरीज। जो फ्रेश लड़के या लड़कियां जो आते हैं कॉल सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो क्या उन्हें कोई पैकेज भी दिया जाता है या फिर कमीशन बेस ही उनका काम स्टार्ट? नहीं, ऑलमोस्ट हर कॉल सेंटर में मसूद भाई अब बेसिक सैलरी है। अब ठीक है, शुरू हो हाँ, चुकी है। बेसिक सैलरी लाजमी होती है। अदरवाइज अब तो इतने कॉल सेंटर्स बन गए हैं कि एजेंट्स को भी पता होता है, जॉब लेने वाले को भी पता होता है कि मुझे बेसिक सैलरी मिलेगी तो ही मैं यहाँ काम कर सकता हूँ। वो इंटरव्यू में ही बोल देते हैं अक्सर। तो कमीशन वाइज काम करने वाले बच्चे वैसे ही बहुत कम रह गए हैं, वो नहीं करते। तो बेसिक सैलरीज ऑफर होती हैं और बहुत अच्छी ऑफर होती हैं, और लोग काम कर भी रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। इंटरव्यू में अगर आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तो यू कैन गेट
बेटर सैलरी। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी वीक हैं आपकी तो ऑब्वियसली यू कैन गेट लिटिल बिट लेस। हर बिजनेस की ना स्टोरीज होती हैं, यादें होती हैं। आपके बिजनेस में भी कभी ये 16 इयर्स में 13 इयर्स में जो वो कभी कोई ऐसा क्लाइंट आया जो आपके पैसे शैसे लेके भाग गया हो? देखें, कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें आपको लॉस नहीं होता। वो बिजनेस ही नहीं है फिर जिसमें आप लॉस ना हो या आपको प्रॉफिट। ये तो बिजनेस, हाँ, बिजनेस का नाम ही है ये। जब आप बिजनेस को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको सबसे पहले दो ही चीजें बताई जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो लॉस तो होता है। और स्टोरी है कि मेरे साथ भी हुआ है ऑब्वियसली, 2-3 बार ऐसा हो चुका है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरी जर्नी में जो सबसे मेरे साथ जो हुआ था वो ऑलमोस्ट $57,000 एक क्लाइंट ने पे नहीं किए मेरे। तो दैट वाज अ ह्यूज थिंग मेरे लिए, वो बहुत बड़ा था। लेकिन अभी कॉल सेंटर्स के लिए वो नॉर्मल होता है, जो बड़े कॉल सेंटर्स हैं। लेकिन मेरे लिए वो अमाउंट थी, क्लाइंट ने नहीं पे की। ऑल्दो उनके साथ हम अच्छा काम कर रहे थे। देखें, इसमें कॉल सेंटर्स का भी फॉल्ट होता है। ठीक है, यूएसए के लोग बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड पीपल। अगर आप उनको अच्छा काम करके देंगे, दे ऑलवेज पे यू, दे ऑलवेज पे यू। ठीक है, बट देयर वाज अ बायर, वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं पूरी मार्केट में ही उसने पे नहीं किया। तो वो एक टाइम आया था ऐसा, एक कैंपेन थी, उसमें नहीं डिलीवर कर सका वो पेमेंट। लास्ट पेमेंट उसने डिलीवर नहीं की। उससे प्रीवियस कुछ 4-5 पेमेंट्स थी, हम उसके साथ काम कर रहे थे, लाइक ही वाज पेइंग ऑन टाइम, लेकिन लास्ट वाली हिट पड़ गई। तो ये बिजनेस में चलता रहता है। क्या आपके बिजनेस में भी मिडिल मैन होते हैं, जैसा कि कुछ एक ऐसा बंदा जो कि बैठा हो, जो वहां से बिजनेस ले रहा हो, आपको दे रहा हो, बस उसका यही रोल हो कि वो एक मिडिल मैन है? ब्रोकर्स कहते हैं उनको, और बिल्कुल होते हैं। सही। बहुत से कॉल सेंटर्स ब्रोकर्स के साथ ही काम करते हैं और प्रेफर करते हैं कि कोई ना कोई उनका ब्रोकर यूएसए में होना चाहिए। सही। क्योंकि देखिए, वो अच्छा डील कर सकता है, आपको अच्छा बिजनेस ला के दे सकता है। और लाइक इफ़ यू आर वेल इस्टेब्लिश तो आप डायरेक्ट भी काम करते हैं, तो डायरेक्ट भी काम मिल जाता है। और लेकिन ब्रोकर्स के साथ भी काम करते हैं, मिडिल मैन होते हैं, और वो भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। अगर आपने काम अच्छा करके दिया है और उन्होंने आगे से कंपनी को अच्छा काम डिलीवर किया है, तो ऑब्वियसली वो आपको रिटेन रखते हैं और आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है उनके साथ। एक 100 सीट वाले कॉल सेंटर से कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? हम सोचते हैं तभी बता सकता हूँ जब मेरा 100 सीट्स पे जाएगा। मैं 100 से थोड़ा सा नीचे हूँ अभी तो 100 वाले का तो फिर ही बता सकते। सो ये मैंने यही मुनासिब समझा कि आपका ना पूछूं, लोगों का पूछ लो। देखें, अर्निंग माशाल्लाह बहुत है। डिपेंड्स कि वो कैंपेन क्या कर रहे हैं, क्या रेट मिल रहा है, कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट $2 लाख तो इससे ज़्यादा बनाना चाहिए। ठीक है। ठीक है, नॉर्मली बनाना चाहिए। 100 देखिए बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, तो ये वेरिएशन है, 2 से 5 आप जो है ना वो बना सकते हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं यूएस, इसमें यूएस इंडस्ट्री से कॉल सेंटर्स के अंदर, एंड पीपल आर मेकिंग देम। तो आप देखें, वो एक हम उस लेवल की बात कर रहे हैं ना, कि जिस लेवल पे आप ऑलमोस्ट सैचुरेटेड पॉइंट के पास चले जाते हैं। लेकिन बिजनेस में तो सैचुरेटेड पॉइंट वैसे नहीं आता, लेकिन ये वो पॉइंट है कि आप बहुत ऊपर चले गए और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। फिर उसमें ऑलवेज डिपेंड। 100 सीट्स तो अभी नॉर्मल है कॉल सेंटर की। अच्छा। बहुत से कॉल सेंटर्स हैं 100 सीट्स रन कर रहे हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, बॉट्स आ गए हैं, तो बहुत से बॉट्स लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बहुत अर्निंग है माशाल्लाह इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं है। इस इंडस्ट्री पे काम करके पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पर रोजगार की कमी है, जहाँ पर जॉब्स नहीं है, इस टेंशन को, इसको कम किया जा सकता है? बहुत से लोगों को इसके अंदर खपाया जा सकता है, जॉबलेस बंदों को? देखें, मैंने आपको शायद पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिनके पास जॉब्स नहीं है आफ्टर डिग्री, ठीक है, वो यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। एटलीस्ट बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इसको एज अ पार्ट टाइम जॉब लेके करते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, लोगों से आप सुनो तो बताते हैं कि मैं नाइट में कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे ऑब्वियसली लुक फॉर देयर ओन फील्ड। जो डिग्री की होती है उन्होंने, वो उस फील्ड में भी जॉब सर्च करते रहते हैं। तो बहुत से लोग स्विच भी कर जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन कुछ लोगों को फिर ये जो है ना वो सूट कर जाती है जॉब, तो वो इसी में अपना करियर बिल्ड कर लेते हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल बैठा हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ी थी लेकिन कॉल सेंटर कर रहा हूँ। जब आप जॉब देने लगते हैं या कॉल हायरिंग हो रही होती है कॉल सेंटर पर, तो आप किन किन चीज़ों को देख रहे होते हैं? एक तो ऑब्वियस है कि कम्युनिकेशन स्किल्स तो हो ही रहे होते हैं, इसके अलावा
क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो आप लड़कों में या लड़कियों में देख रहे होते हैं कि ये हो तो ये अच्छा चल जाएंगे? देखिए ऑलमोस्ट किसी भी बिजनेस में आप किसी भी एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो सेम बेसिक थिंग्स होती हैं। सही। कॉल सेंटर में ज़रा कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद आपने चेक करना होता है कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखने वाला बंदा है, थोड़ा अच्छा है और हार्ड वर्किंग है। ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। नॉर्मली जो बेसिक थिंग्स होती हैं आप इंटरव्यू के दौरान में चेक करते हैं। तो इफ़ समवन इज़ गुड तो आप उसको हायर कर लेते हैं अपनी कंपनी के लिए। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर्स किस सिटी में होंगे? उसका कुछ एस्टीमेट है आपको? आई थिंक रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है। दीज आर द बिग सिटीज़ और यहाँ पे ही मेनली कॉल सेंटर्स अभी एट द मोमेंट रन हो रहे हैं। जो नए कॉल सेंटर्स शुरू करना चाह रहे हैं या कॉल सेंटर पर जॉब कर रहे हैं लेकिन वो चाहते हैं कि अपना कॉल सेंटर शुरू किया जाए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखें, मैसेज तो बहुत से ऐसे लोग हैं हर दूसरे तीसरे दिन आप कह लें कि कोई ना कोई विज़िट करता है, कोई पूछता है इन्फॉर्मेशन कि हम जॉब कर रहे हैं 5-6 साल से, कैन वी रन आवर ओन बिज़नेस। तो मैं उनको हमेशा एक ही मशवरा देता हूँ कि देखें पहले के बिज़नेस स्टार्ट करने में और अभी का बिज़नेस स्टार्ट करने में काफ़ी फ़र्क है कॉल सेंटर का। ठीक है, बहुत सी चेंजेस आ गई हुई हैं। उन चेंजेस को पहले आप रीड आउट करें। जब आप जॉब कर रहे होते हैं ना तो आप उन चेंजेस का नहीं आइडिया होता कि बैक ऑफ द थिंग्स जो है ना कैसे चेंज हो रही हैं। यूएसए से क्या रूल्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, यूएस में एवरी ईयर टेली मार्केटिंग को लेके चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो जॉब होल्डर को उसका आइडिया नहीं होता। ठीक है, व्हेन यू जंप इनटू द बिजनेस देन आपको रियलाइज होता है ओ ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये चीज़ सब मेरे सामने आई है। फिर आप उसको पूछने के लिए आगे पीछे भाग दौड़ करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कुछ चीज़ें आपको पता चलती हैं, कुछ चीज़ें आप नहीं फाइंड आउट कर पाते, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोज लाइक हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस एंड यू नो वांट टू ओपन द बिजनेस, तो उनको चाहिए दे नीड टू वर्क। ठीक है, उनको पहले थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ा सा इसको डीपली देखना चाहिए कि वेदर जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं वो क्या है। ठीक है, और मेन मशवरा मेरा ये है, जो मेरा अपना ओपिनियन है, उनमें से किसी का कोई फ्रेंड या कोई सर्कल में जानने वाला कोई कॉल सेंटर ऑलरेडी रन कर रहा है तो फर्स्ट 6 मंथ या फर्स्ट ईयर आप उनके साथ मिल के काम करें। एक एज अ छोटी ब्रांच बना के या एज अ कॉल सेंटर ओपन करके आप उनके लिए काम करें। आप अर्निंग को ना देखें कि मुझे कम अर्निंग होती है या वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। आप उनके साथ अटैच हो जाएं, अगर वो आपको करना चाहते हैं तो आप उनके साथ अर्न करें। तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपको फिर बिजनेस का हो जाता है किसी के साथ मिलके एंड देन यू कैन रन योर ओन बिजनेस। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अगर एक बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, रिसोर्सेज वगैरह है, वो ये बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो क्या उसको किसी पुराने बंदे को साथ मिला लेना वो ज़्यादा बेटर होगा या किसी कॉल सेंटर वाले जो जॉब कर रहा है लड़का उसको साथ मिला के वो शुरू कर दिया जाए? थे ऐसा भी होता है इंडस्ट्री के अंदर। किसी के पास इन्वेस्टमेंट है तो किसी के पास एक्सपीरियंस है, तो वो दोनों मिलके काम करना चाहते हैं। लोग कर रहे हैं काम ऐसे भी। ठीक है, लेकिन मेरा अपना पर्सनली ओपिनियन ये है कि आपको खुद सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। ये मतलब कि मैं प्रेफर करता हूँ इस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। अगर आपको चीज़ें नहीं पता, आप चीज़ों में वीक हैं, तो देयर विल ऑलवेज बी अ डाउट इन योर माइंड। ठीक है, तो वो डाउट के साथ आप बिज़नेस नहीं कर सकते, फिर मुश्किल हो जाता है। क्या फ्यूचर देखते हैं कॉल इंडस्ट्री का? क्या ये और बढ़ने वाली है? क्या इसका ब्राइट फ्यूचर है? पाकिस्तान में इसका स्कोप मज़ीद इंक्रीज़ होने वाला है या फिर अब बस सैचुरेटेड हो चुकी है मार्केट? नहीं, आई थिंक सो ऐसा कुछ नहीं है कि सैचुरेटेड हो गई है मार्केट। आई डोंट थिंक सो। मैं जब खुद सर्च करता हूँ यूएसए में मार्केट को, तो मेरे ख्याल से बहुत पोटेंशियल है, बहुत काम है। आप देखें, एक कैंपेन, एक प्रोडक्ट सैचुरेटेड हो सकता है, बिजनेस सैचुरेटेड नहीं हो सकता, मार्केट भी सैचुरेटेड नहीं हो सकती। सैचुरेशन पॉइंट तो बिजनेस में आता ही नहीं है। तो यूएसए की मार्केट आप देखें, बहुत से लोग जैसे आप मुझे बता रहे हैं कि बिजनेस करना चाहते हैं यहाँ पे, सेम गोज फॉर द यूएसए इंडस्ट्री। वहाँ पे भी लोग सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे भी लोग न्यू बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। 2026 में बहुत से नए बिजनेस ओपन होंगे, 2025 में बहुत ज़्यादा बिजनेस ओपन होंगे। तो ये जो 2025 में बिजनेस ओपन होंगे, यूएस की बात करूं, वो 2040 के अंदर ऑब्वियसली काम कर रहे होंगे, उनका 15 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यू कैन सर्च। तो जो नए बिजनेस वहाँ पे ओपन हो रहे हैं, जो मार्केट वहाँ पे डिलीवर कर रही है नए प्रोडक्ट्स को, नई कैंपेन्स को, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, यू कैन सर्च, आप उनके साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक पोटेंशियल है इसमें और फ्यूचर भी बहुत अच्छे। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो
यंग लोग कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं या जिन्होंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, क्योंकि अब आपको तो टाइम हो चुका है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप चाहेंगे वो लोग फेस ना करें, कुछ ऐसा क्या बताना चाहेंगे? वेल देखें, मैसेज तो मेरा यही है, ऑलरेडी मेरी कन्वर्सेशन में भी एक मैसेज है। देखें, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए और जो करना चाहते हैं उनके लिए भी एक चीज़ है, हमारी कंपैरिजन। मैं कहता हूँ ठीक है, हम लोग कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करते हैं। हर बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो अपनी फील्ड के लोगों से खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर करता है। तो आई रियली फील दिस थिंग इन दिस इंडस्ट्री। तो ये कंपैरिजन अपने माइंड से आप निकाल दें। यू हैव टू डू योर ओन थिंग्स, ठीक है, somebody else is doing his own things। तो आप ये कंपैरिजन एक्चुअली बीच में से निकाल दें। और सेकंड चीज़ ये है कि आपके ही चैनल पे बहुत से लोग और भी बिजनेस से रिलेटेड लोग आए हैं और उन्होंने भी सेम चीज़ एक डिस्कस की है कि आपने कंसिस्टेंट रहना होता है। देखिए, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। आई वाज नॉट शार्प। आप कहें कि मैं बहुत तेज़ था या काम में बहुत तेज़ था, बिजनेस था, मैंने बहुत स्लो प्रोग्रेस की है, बहुत ज़्यादा स्लो। शायद ही मेरे जितनी स्लो प्रोग्रेस किसी और ने की हो इस इंडस्ट्री में। सही। तो मैं खुद को सबसे स्लो मानता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, यू जस्ट हैव टू गिव द टाइम टू योर बिजनेस। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे बिजनेस टाइम मांगता है, ठीक है। कंसिस्टेंट होना पड़ता है आपको। बिजनेस की डिमांड है कि आप टाइम दे दें। मैंने टाइम दिया है। देयर वर 6 months कि जब मेरा बिजनेस बिल्कुल ही नहीं चल रहा था, ठीक है। आई वाज इवन क्राइंग इन माय ऑफिस। नाइट शिफ्ट में रोते हुए भी गुजारता था। तो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे पे, बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था। तो आई वाज अलोन एट दैट टाइम। तो नोबडी एल्स वाज हेल्पिंग मी ड्यूरिंग दोज 6 months। तो आई वाज जस्ट आई वाज जस्ट थिंकिंग टू क्विट दिस थिंग। और उसमें भी इवन कि आपके फैमिली वाले, अपने फ्रेंड्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, बहुत क्लोज फैमिली के लोग, दे ऑलवेज गिव यू द सजेशंस कि आपने 18 years की एजुकेशन तो कर लिया है, कोई जॉब कर लो, ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं बनी। तो आई रियली फील कि मैंने भी सोचा कि वाकई ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं बनी हुई। तो मेरे एक ऑनर थे, मुझे याद आ गया इस बात से। तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा मशवरा दिया था कि औरंगज़ेब, आपकी नेचर, अगर आपने पैसे कमाने हैं ना तो आप ट्यूशन्स पढ़ाओ। आप DHA बैरिया में ना ट्यूशन्स पढ़ाओ, इसका बहुत काम है और वहाँ पे लोग बहुत अच्छा पे करते हैं, तो आप बहुत अच्छी अर्निंग करोगे। तो जब मेरे पे बहुत बुरा टाइम आया तो मुझे उनकी बात याद आती थी, बहुत ज़्यादा बात याद आती थी। और मुझे आई रियली फील कि क्या वाकई मैंने कुछ गलत डायरेक्शन में तो स्टेप नहीं उठा लिया। तो लेकिन ये बैड टाइम आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो 6 months की स्ट्रगल से मैं वापस निकला और बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। और देन अगेन एक जर्नी थी और उसमें अल्लाह ताला ने बहुत मदद की मेरी। शायद वो आप कह लें कि इम्तिहान था या कुछ ऐसा टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम फिर गुजर गया। लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि बैक एंड में इंसान जब अपना एक कैरियर चलाता है, एक टाइम कुछ गलतियां भी होती हैं, तो क्या ऐसी गलती बिजनेस से रिलेटेड आपने अगर कोई की जो आप दोबारा चाहेंगे कि अगर वापस जाएं तो आप वो गलती नहीं करेंगे? अच्छा, बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन किया आपने, तो एक गलती मैं फील करता हूँ जो मैंने की थी। मैंने जिक्र किया अपने फ़र्स्ट क्लाइंट का। जब मुझे फ़र्स्ट क्लाइंट मिला तो वो $2.5 मुझे ऑफ़र करता था 8 लीड का, एक सेल का। तो मैंने उस क्लाइंट के साथ 3.5 years गुजार दिए, सही। ठीक है। रदर देन के आई शुड हैव सर्च सम मोर अपॉर्चुनिटीज़, सम बिगर अपॉर्चुनिटीज़। तो लोगों ने कुछ अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम किया बाद में। तो आई थिंक आई रियली फील, तो बिजनेस में ये होता है कि आपने देखना होता है कि अपॉर्चुनिटी आ रही है तो यू हैव टू गेन इट। तो जो लोग गेन कर लेते हैं दैन ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, थोड़ा जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो लेकिन ये है कि वो मैं उसको अब एज ए एक्सपीरियंस लेता हूँ अपना। तो मेरा वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइक 3.5 years या 4 years पहले मैंने वो स्पेंड कर दिए। तो वो 4 साल तो आप मेरे बिज़नेस के कैरियर से ना ऐसे ही निकाल दें। उसमें स्मॉल अर्निंग थी, थोड़ा स्मॉल काम था। उसमें से भी मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि 2.5 years और 3 years में जॉब भी करता था सिटी स्कूल में एज अ टीचर। अच्छा। तो मैं 7 hours की, 6 to 7 hours की शिफ्ट रन करते थे हम लोग कॉल सेंटर की नाइट में। उसके बाद 2 hours एक्स्ट्रा बैठ के काम भी करते थे, क्लाइंट को लीड्स वगैरह सबमिट करनी। और सुबह डे के टाइम पे मेरी 7-8 घंटे की जॉब भी थी। द सिटी स्कूल में एज अ मैथ्स टीचर मैं जॉब करता था। तो वो बड़ी अच्छी जर्नी रही। वो एक्सपीरियंस ऐसा था तो माइट भी मैं किसी और अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं गया, जॉब के साथ साथ
बिल्कुल जब तसल्ली हो गई कि हाँ मैं रन कर सकता हूँ, फिर मैंने जॉब जो है ना वो क्विट की। कॉल सेंटर में एक अच्छी टीम बनाने के पीछे कोई राज है? अगर राज नहीं है तो क्या सजेशन है, एक अच्छी टीम कैसे बनाई जा सकती है? देखिए अच्छी टीम बिल्कुल बना सकते हैं आप। अच्छी टीम अच्छा पैसा डिमांड करती है। अगर आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप लोगों को अच्छा पे कर सकते हैं, सही। बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत पोटेंशियल वाले लोग हैं काम करने वाले, और बहुत हार्ड वर्किंग पीपल है। लेकिन क्या है, उनकी हार्ड वर्किंग के अकॉर्डिंगली अगर आप उनको पे करें तो आप अच्छी टीम डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू, आपने हमें अपना टाइम दिया। बहुत मज़े का सेशन रहा और सीखने को मुझे तो बहुत कुछ मिला, और लोगों को भी मिला होगा, बल्कि आपकी इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके लिए भी ये जो है वो एक इंशाल्लाह बेहतर चीज़ साबित होगी। बिल्कुल मसूद भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक यू नो इन फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मेरे ख्याल से तो मेरे से किसी अच्छे सीनियर को आपके चैनल पे आना चाहिए, और माइट बी ही और शी कैन डिलीवर यू नो सम मोर थिंग्स, और बहुत अच्छी डिटेल में, जो भी मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि बहुत से सीनियर्स लोग हैं मेरे। और इवन दो कि वो लोग जो मेरी जर्नी में मेरे साथ थे, आई ऑलवेज प्रे फॉर देम, आई नेवर हैड एनी डाउट फॉर देम। तो अब तो सिनेरियो चेंज हो गया, बहुत से लोग थे, आई ऑलवेज वेलकम देम इन माई बिजनेस, तो दे आर वेरी नियर टू मी ऑलवेज। और बाकी यह है कि आई वुड सजेस्ट कि जो लोग मुझे सुनते हैं, मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर मुझे सुन रहे हैं, तो दे ऑलवेज यू नो दे शुड search it, and they should come here on your platform and deliver those things. थैंक यू सो मच। Thank you, Jay.